तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एप्रेंट डेप्थ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि एप्रेंट डेप्थ है क्या, और फिर उसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आज हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ उस पर इजी एग्जाम्पल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एप्रेंट डेप्थ का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टब को डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अज्यूम करें कि ये एक टब है हमारे पास, और इस टब में कुछ तो एक लिक्विड भरा हुआ है। तो ऐसा हम लोग कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक इस टब में कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस टब के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस टब के बॉटम में है। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अभी क्या है कि एक ऑब्जर्वर इस सरफेस के ऊपर से इस कॉइन को ऑब्जर्व करेगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। तो जब ये ऑब्जर्वर इस कॉइन को इस लिक्विड सरफेस के ऊपर से ऑब्जर्व करेगा, तो ये कॉइन इसको इतने ही डेप्थ पे नहीं दिखेगा। इतने ही डेप्थ का मतलब यहां से जो इसका डेप्थ है, इसके लिक्विड सरफेस से जो इसका डेप्थ है, लेट्स अज्यूम इट इज h, कैपिटल H। तो h डेप्थ पे ये ऑब्जेक्ट है लिक्विड सरफेस से। तो ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा लिक्विड सरफेस के बाहर से, तो ये ऑब्जेक्ट इसको इतने डेप्थ पे तो नहीं दिखेगा दोस्तों। ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा फॉर द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इस जगह पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जर्वर को लगेगा पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहां पर बन रहा है फॉर दिस ऑब्जर्वर। सो दिस इज इमेज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हाइट है, या फिर हम लोग डेप्थ बोल सकते हैं, ये जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का फॉर द ऑब्जर्वर, इसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। स्मॉल h से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं इस जगह पर बनेगा, और इस इमेज का जो डेप्थ है इस सरफेस से, उसे हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं। मतलब ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट किस जगह पे दिखेगा, इस जगह पे दिखेगा, जिस कारण से ये क्या है, इमेज है। So the depth of this image from the liquid surface is represented by a small h and is known as apparent depth। तो हम लोग एक बार यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, कैपिटल H है मेरा इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ, और स्मॉल h है एपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए।
लाइक इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? सो लेट्स से दिस इज μ2। तो μ2 क्या है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which there is object तो μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को कुछ अज्यूम करना है। लेट्स से इट इज μ1। तो दोस्तों यहां पर μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium in which there is observer। तो μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिस मीडियम में मेरा ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए उसे हम लोगों ने लिस्ट आउट कर लिया है। अब इसमें जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एम है, वो है इस स्मॉल h को निकालना। व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ ऑफ दिस इमेज? तो ये जो इमेज बना ये लिक्विड सरफेस से कितना नीचे है वो निकालना हमारा टारगेट है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों को क्या डिराइव करना है। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, वो आता है स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इक्वल्स टू μ1 बाई μ2। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला को हम लोगों को डिराइव करना है। ये जो रिलेशन है अपरेंट डेप्थ का, h क्या है मेरा? अपरेंट डेप्थ स्मॉल h, कैपिटल H क्या है हमारा? एक्चुअल डेप्थ, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर एंड μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशन हम लोगों को डिराइव करना है। कैसे आता है ये रिलेशन, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो फिलहाल आप लोगों को ये तो पता चल गया कि हम लोगों को डिराइव क्या करना है। ठीक है? अब यहां से अगर स्मॉल h निकालना हो तो आप क्या करोगे? बहुत ही आसान होगा। आप करोगे स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H इंटू μ1 बाई μ2। ठीक है दोस्तों? बस आप यहां से कैपिटल H का वैल्यू डालोगे, μ1 का वैल्यू डालोगे, μ2 का वैल्यू डालोगे और फिर आपको आराम से ये स्मॉल h मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। दोस्तों कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर μ1 बाई μ2 लेना है, μ2 बाई μ1 लेना है, μ1 कौन सा मीडियम था, μ2 कौन सा मीडियम था। अभी तो आपने स्टार्ट किया है तो याद रहेगा, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या महीने भर के बाद हो सकता है कि आप भूल जाओ और ये कंफ्यूजन आपको आए कि सर क्या था स्मॉल h बाई कैपिटल H या कैपिटल H बाई स्मॉल h या इधर μ1 बाई μ2 इधर μ2 बाई μ1, ये रेशियो किस तरीके से था, सब कंफ्यूजन हो रहा है। उसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। एज अ स्टूडेंट मैंने भी उस लॉजिक को एडप्ट किया था, फॉलो किया था, जिस कारण से मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ और ये फॉर्मूला मुझे बहुत ही अच्छे से याद रहा हमेशा। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं। तो क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को आप समझो। देखो
जैसे आपको अगर ये फिगर ध्यान में है तो ये तो पता है कि ये एक तरीके से हम लोग मान लें कि वाटर है और ऑब्जर्वर एक तरीके से मान लें कि एयर में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, वाटर का या एयर का? तो ऑब्वियस है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मतलब कि वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वो मीडियम जिसमें ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। पहले तो इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा ताकि आप उस बात को फिर से सुनो और दिमाग में बिठा लो। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पर एयर है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर फिगर में जो एपरेंट डेप्थ है और जो एक्चुअल डेप्थ है उसमें एपरेंट डेप्थ कम है और एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो एक साइड में आपको हाइट का रेशियो लेना है, मतलब डिस्टेंस का रेशियो लेना है, और एक साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेना है। तो अगर इस हाइट के रेशियो में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल h मैंने न्यूमरेटर में लिया और कैपिटल H मैंने डिनोमिनेटर में लिया, तो अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इधर भी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो ऊपर वाले का है जिसमें ऑब्जर्वर है, इसलिए यहाँ पर मैंने μ1 लिखा। और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो उसका है जिसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में μ2 को लिखा। तो अगर ये रेशियो जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपको इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी रेशियो लिखना है, मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो इधर भी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन छोटा है कौन बड़ा है वो तो आपको फिगर देख के समझ में आएगा। इधर हाइट में स्मॉल h छोटा है या कैपिटल H छोटा है वो आपको फिगर देख करके समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे ये फॉर्मूला हमेशा से याद रहा, मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। आप एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिराइव करते हैं इस रिलेशन को कि ये रिलेशन आया कैसे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो डेरिवेशन के लिए जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूं कि डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। फिगर को अच्छे से ड्रॉ करो, फिगर को अच्छे से समझो तो डेरिवेशन आसान होगा। दोस्तों अब मुझे इस फिगर को फिलहाल मिटाना पड़ेगा क्योंकि इस फिगर में अगर मैं डेरिवेशन करूंगा फिगर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं इस वीडियो लेक्चर में। तो इसलिए मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं और वापस से इसको बनाऊंगा अभी। आप लोगों को अच्छे से फिगर देखे इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रॉड लूंगा इस बार इस कंटेनर को, so that I could represent all the angles and rays with sufficient distance। और इस वजह से आपको ये फिगर अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे
तो अज्यूम करते हैं कि यहां से कोई एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्ट करके इस ऑब्जेक्ट पे फॉल किया। ये हमारा इंसिडेंट रे है। और ये हमारा नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। थोड़ा ये साफ करना होगा हम लोगों को। अब जैसा कि आपको पता है ये लाइट यहां पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट किया और फिर इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ और वो निकल गया बाहर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक रे का हम लोगों ने पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लिया। यहां पर एक रे है बस अभी तक मेरे पास, ये भी नॉर्मल ही है इस पॉइंट पे। बट इमेज जब फॉर्म होता है तो उसके लिए एटलीस्ट दो रे का होना जरूरी है। एक रे तो ये आया और इस तरीके, एक रे यहाँ पे आया, रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे। अच्छा ठीक है, रिफ्रैक्शन है तो आप एंगल को भी रिप्रेजेंट करो। ये एंगल है एंगल आई। तो दोस्तों ये एंगल यहां पर तो रिफ्रैक्शन हुआ है, मैं यहां लिखूंगा एंगल आर। आई होप कि आपको दिख रहा हो। और अगर ये एंगल आर है तो डेफिनेटली ये एंगल भी आर ही होगा। और यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है, इस कारण से ये एंगल भी आर ही होगा। और अगर ये एंगल आर है तो यहां पर ये एंगल भी आर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल आई होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जितना भी एंगल मेंशन करना था वो हम लोगों ने कर दिया है। एक और रे चाहिए हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट। तो ठीक है, एक रे हम लोग डायरेक्टली लेकर के आते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये रहा दोस्तों, ये मेरा इंसिडेंट रे है एक और। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर आया है सरफेस के, तो ये डायरेक्टली नीचे जाएगा बिना किसी डेविएशन के, और ये यहां पर आएगा और इसी रास्ते वापस भी हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास दो रेज आ गए ऑब्जेक्ट से। तो ये दोनों रे जब आप देखोगे, इन दोनों रेज को जो ऑब्जेक्ट से होते हुए पास कर रहा है, तो ये दोनों रे आपस में कैसा है, डाइवर्जिंग है दोस्तों। थोड़ा सा इसे हम लोग नॉर्मल को नीचे कर देते हैं।
बस इतना काफी होगा। यहाँ भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखो अब ये दोनों रे जो है, ये दोनों रे आपस में डाइवर्जिंग है, मतलब आगे जाकर के ये दोनों रे कभी भी मिलेगा नहीं, मतलब इधर तो कहीं इमेज बनेगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, समथिंग लाइक दिस। एक्सक्यूज मी। तो ये रे जब पीछे आया तो इस पॉइंट पे मीट किया। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। तो मैं जरा सा यहां पर इमेज को थोड़ा सा इनलार्ज करके बना दूं। दोस्तों ये हमारा इमेज है। ठीक है, अच्छा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखना है हम लोगों को। तो यहां पर ऑब्जर्वर है, इसलिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमेज है दोस्तों और ये ऑब्जेक्ट है। अब और क्या क्या मालूम है हम लोगों को, इसका एक्चुअल डेप्थ दे रखा है जो कि कैपिटल H है, और ये जो डेप्थ है ये है स्मॉल h, जिसे हम लोग एपरेंट डेप्थ के नाम से जानेंगे। ये पता करना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहां पर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो ये फिगर का काम था, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत ही क्रूशियल है, आप एक बार फिगर अच्छे से बना लो, डायग्राम अच्छे से बना लो, फिर आप डेरिवेशन करना स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाते हो और आप डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली उसमें आगे जाकर गलतियां होंगी ही होंगी। तो आगे जाकर कहीं कोई गलती ना हो, इसके लिए आपको बहुत ही सटीक और पेशेंस के साथ डायग्राम पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। वंस यू प्रैक्टिस द डायग्राम देन यू गो फॉर द डेरिवेशन पार्ट। और क्लास 12 में डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इतने पेशेंस के साथ आप लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर मुझे ये स्मॉल h निकालना है और जो फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था वो डिराइव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें पॉइंट्स का नेमिंग कर दो। तो लाइक इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं लेट्स से A। थोड़ा बड़ा लिखूं तो ये मेरा पॉइंट A है। ये पॉइंट लेट्स से B है, ये पॉइंट C है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B है। ठीक है दोस्तों, इतना से ही काम चल जाएगा। वैसे आप इधर भी कुछ नहीं कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट E है। तो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं उन सभी का हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। ठीक है, अब आपको इसमें दो ट्रायंगल लेना है।
ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी है कहां पे, ये रहा ए बी और सी। तो ये आपका ट्राइंगल है, देख लो एक बार ध्यान से, ए बी और सी, ये रहा ट्राइंगल। इस तरीके से है ये ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग लेंगे tan r। तो r एंगल कहां पे है, ये एंगल है r, दिस एंगल इज r। तो tan r इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, AC। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे tan r इक्वल्स टू AC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कौन होगा इस एंगल के लिए, तो AB बेस होगा अपॉन AB। ठीक है दोस्तों, सो tan r इक्वल्स टू AC अपॉन AB। ठीक है, अब यहां पर कुछ फिर से हम लोग क्रूशियल स्टेप लेने वाले हैं। क्रूशियल स्टेप ये है कि ये जो एंगल R है, ये एंगल R बहुत ही छोटा है। एंगल R इज वेरी स्मॉल। ठीक है दोस्तों, एंगल R बहुत छोटा है, जिस कारण से हम लोग tan R को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं R के। तो एंगल R बहुत छोटा है, इस कारण से tan R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। तो इसका मतलब हो गया R इक्वल्स टू AC अपॉन AB, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, काम आसान है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना था कि एंगल R इज वेरी स्मॉल। तो एंगल R बहुत स्मॉल है, इस कारण से हमने tan R को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख दिया R, और फिर R इक्वल्स टू AC अपॉन AB। ये मेरा काम इस ट्राइंगल का हो गया। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेंगे और वो है ABC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो हम लोग ट्राइंगल ABC लेने वाले हैं दोस्तों, और उसमें मुझे ये एंगल चाहिए, आई नीड दिस एंगल। अब ये आप लोग सोचो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, क्लास 12 के बच्चे को दिखना चाहिए, और मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है। ये एंगल होगा दोस्तों I। कैसे होगा, तो सिंस दिस एंगल इज I, तो ये पूरा का पूरा एंगल I होगा, और ये एंगल I होगा, जिस कारण से ये एंगल भी I होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल I, जिस कारण से ये पूरा एंगल I, और फिर यहां पर ये एंगल I। मुझे इसे मिटाना होगा, क्योंकि आगे जाकर के ये थोड़ा सा फिगर हम लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। तो जैसा था मैं पहले यहाँ पर बना दूं, और ये एंगल R लिखा था, मैं वैसे कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो ये एंगल मेरा है I। तो अब फिर से मैं लिखूंगा tan I इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू इस एंगल के लिए, जो ट्राइंगल है मेरा ABC। ठीक है दोस्तों, ABC, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल, इसमें एंगल I जो है
उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा अगेन AC और बेस हो जाएगा मेरा ED। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि ये एंगल बहुत ही छोटा था R, तो उस हिसाब से ये एंगल I भी छोटा ही रहेगा, एंगल I भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग इस चीज का यूज करेंगे और लिखेंगे एंगल I इज वेरी स्मॉल। एंगल I इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि tan I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I, तो यहाँ पर tan I के जगह पर हम लोग सीधा I रख देते हैं और इसे इक्वल टू कर देते हैं AC अपॉन AD। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो काम हो गया। आगे क्या करना है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 2 स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में हम लोगों को करना है इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगाना चाहूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है मेरा, कोई भी आदमी I बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरा R, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है इस पॉइंट के लिए और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I। एंगल ऑफ इंसिडेंस है R, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है R और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I। तो जो फर्स्ट मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और जो सेकंड मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो मैं अब अप्लाई करूंगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लिख सकते हैं sin R, R यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अपॉन sin I, I यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इक्वल्स टू सेकंड मीडियम मतलब μ1 अपॉन फर्स्ट मीडियम मतलब μ2। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।